हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखा था, जो आउटर क्रॉस सेक्शन था एंड इनर स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर दैट इज इनसाइड द एंटायर प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. उसको हम थोड़ा सा समझेंगे. आई नो दिस पॉइंट इज़ नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड इन द सिलेबस, बट ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वगैरह वगैरह. सो ये पॉइंट्स वहाँ पे लगेंगे. सो लेट अस लाइक स्टडी हियर. ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. देयर आर मेनी टॉपिक्स इन फ्रंट ऑल्सो. जाइलम एंड फ्लोएम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. विल फोकस ऑन द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. बेसिकली व्हाट इज़ जाइलम एंड व्हाट इज़ फ्लोएम. तो जाइलम क्या होता है? देखो, जाइलम इज़ फर्स्टली, जैसे कि ये हमारा प्लांट है. ओके, आई विल ड्रॉ अ शॉर्ट डायग्राम ओवर हियर. ये प्लांट है एंड प्लांट को जैसे हमें खाना चाहिए एंड ऑल्सो वी नीड एयर, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, ट्रैकिया, विंड पाइप, फूड पाइप, राइट. सो सिमिलर वे में हमारे पास प्लांट्स में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट. सो ऐसे ट्यूब्स होती है बेसिकली. सो वन इज कॉल्ड एज फ्लोएम and another is called as xylem. Now why xylem and why phloem are important? So xylem and phloem are important for, देखो, basically xylem helps in water and mineral transportation. Just a minute, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी हाथ में. सो हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सॉइल. सॉइल में जो भी मिनरल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जो भी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, वो रूट्स से स्टेम में आएगा एंड देन वो वहाँ पे पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जाइलम. एंड सेकंड मीन्स वाटर एंड मिनरल्स के लिए. एंड सेकंड यहाँ पे फ्लोएम helps in food transportation. Now what is the meaning of food? फूड का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में फूड का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय फूड? क्या मतलब होता है फूड का? कि अगर फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब क्या एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कर क्या रहा है? सो एग्जाम्पल हमारे पास है glucose, we have fructose, right, we have sucrose. जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है. ग्लूकोज दिस इज एन एक्टिव फॉर्म. अब एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? देखो, मैं बोल रही हूँ, आपको वो भी नोट डाउन करना है बिकॉज आई कैंट राइट एवरीथिंग. ओके, सो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो नोट इट डाउन. सो हमारे पास ग्लूकोज है. व्हेन आई एम सेइंग दैट ग्लूकोज इज एक्टिव फॉर्म, ठीक है. एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? इट कैन बी रेडिली यूज्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव फॉर्म? इट कैन बी रेडिली यूज्ड. मतलब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, राइट, मीन्स इट इज़ एक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स में जिस फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? फ्रूट्स के फॉर्म में. सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन. तो शुगर केन में जिस फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फूड वी आर हैविंग. अगेन वन मोर थिंग, ये हो गए हमारे पास एक्टिव फूड्स. अगर और एक बात करें यहाँ पर फूड के बारे में, देन वी हैव ग्लाइकोजन. नो, इट्स नॉट ग्लाइकोजन, इट्स स्टार्च. एक होता है स्टार्च, ठीक है, एक होता है स्टार्च. बट स्टार्च इज अ पैसिव फूड. स्टार्च क्या है हमारे पास? पैसिव फूड. अब जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये हमारे पास क्या है? सारे एक्टिव फूड है. इसको हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है. बट अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च इज़ अ पैसिव फूड. मतलब इट इज़ stored in plants for unfavorable condition in roots. कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रूट्स के अंदर. सो बेसिकली अगर हम बात करें, स्टार्च है हमारे पास. स्टार्च में वो सारे फूड कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सारा फूड जो स्टोर किया जाता है वो है रूट्स के अंदर.
ओके लीव्स के अंदर वगैरह भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्च जो स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है हमारे पास, वो रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, यही ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। यही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये कहाँ पे स्टोर होता है, रूट्स के अंदर। और ये ग्लूकोज बनता कहाँ है, लीव्स के अंदर। तो लीव्स में से जो ग्लूकोज है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी फॉर दैट। ओके यहाँ पर आते हैं हमारे पास है, ये जो ग्लूकोज था ये कन्वर्ट हुआ स्टार्च के अंदर विद द हेल्प ऑफ, सॉरी नॉट विद द हेल्प ऑफ, इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम से जो लीव्स में हमारे पास फूड बना था वो ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ पे, रूट्स तक। और फिर रूट्स को ग्रो किया गया और उसको, वो जो ग्लूकोज था उसको स्टोर किया गया कहाँ पर, स्टार्च में। ठीक है, सो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ ये किसके हेल्प से हुआ, फ्लोएम के हेल्प से। और रूट्स में जो पानी था, मिनरल्स थे, वो ट्रांसपोर्ट किए गए टू द लीव्स एंड ऑल प्लांट। उसे हम क्या बोलते हैं, किसके हेल्प से किया गया, विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ये सारा ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से हुआ, जाइलम के हेल्प से। और ये सारा जो ट्रांसपोर्ट हुआ फूड का, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ फ्लोएम के हेल्प से। सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन दिस, अगर नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके, वी हैव अ बिट ऑफ लेस स्पेस, तो हम इसको रफ करते हैं। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन में रफ कर दूंगी, मेन पॉइंट आई विल कीप, सो बाद में जब रिविजन करना हो तो ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड पॉइंट सॉरी, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। एक पॉइंट आता है दैट इज जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल, यूनि मीन्स होता है वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनि, वो होता है वन, एंड डायरेक्शनल मीन्स वन वे, राइट। एंड जब हम लिखते हैं फ्लोएम के बारे में, सेकेंड पॉइंट दैट फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल या फिर और बाई डायरेक्शनल। अलग अलग बुक में अलग अलग टर्म्स गिवन है, सो आपको जो मिले आप बता सकते हो। सो राइट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी, मल्टी मीन्स होता है मैनी, राइट, एंड बाई मीन्स होता है टू। Okay, so what is the meaning of bidirectional and multidirectional? I'll explain everything, why xylem is called as unidirectional and why phloem is called as multidirectional or bidirectional. I'll explain it in a while. Okay, so सबसे पहले देखते हैं हम xylem is, why xylem is called as unidirectional. देखो ये मेरे पास मेरा xylem है, मानो ये रूट्स है मेरे, ठीक है, जो भी है रूट्स मान लो। अब ये xylem है, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर हमारे पास कोई भी प्लांट का जब डेवलपमेंट होता है, whenever वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, सो वी हैव टू केसेस, हमारे पास क्या होता है, टू केसेस। ठीक है, एक केस होता है फेवरेबल कंडीशन, एक केस क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन। सिर्फ ये पता हो कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल है और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, इतने से काम नहीं चलता, हमें पता होना चाहिए कि वाई दिस का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी। ओके, सो फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारे पास, फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जहाँ पे प्लांट हैव ऑल दी फैसिलिटीज। ठीक है, प्लांट हैव प्रॉपर फूड, वाटर, सनलाइट, जितनी भी चीज़ें उसे चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें। प्लांट हैव ऑल फूड, वाटर एंड ऑल फैसिलिटीज, ठीक है, सारी फैसिलिटीज। एंड सेकंड एक आता है दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन। जब प्लांट ऐसी कंडीशन में जब वो ग्रो नहीं कर सकता, और वो ग्रो नहीं कर सकता, इट डू नॉट हैव all the facilities
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है कि उसके पास सारी चीज़ें जो भी प्लांट को चाहिए होती है, क्लोरोफिल कंटेंट हो गया, उसके बाद वाटर क्वालिटी हो गई, वाटर का अमाउंट हो गया, सेकंड जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीज़ें हो गई, सारी जितनी भी है खाना पानी मिनरल वॉट एवर, ओके, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सीज़न हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, वॉट एवर जो भी आपके दिमाग में, तो वो सारी जब प्रेजेंट होगी देन वी आर सेइंग इट एज फेवरेबल कंडीशन। एंड जब वो सारी कंडीशंस हमें नहीं प्रेजेंट है हमारे पास तो हम उसे बोलेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, ये दो कंडीशंस हमारे पास आती है हमेशा, दिस टू केसेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का कनेक्शन क्या है विद दिस ऑल द इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू प्लांट डेवलपमेंट से। ये जाइलम है मेरा, अगर फेवरेबल कंडीशन है, अगर क्या है फेवरेबल कंडीशन है कि प्लांट्स के पास सारा पानी है वगैरह, तो अगर मुझे करना है जाइलम, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का, राइट, ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, बढ़िया, एकदम सही। फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन है तो जो पानी है, जो मिनरल्स है, कौन से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑब्वियस रूट्स है मेरे पास, तो रूट्स से पानी ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, बढ़िया है, ओके। अगर मानो पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, रूट्स, तो ऐसा तो नहीं है कि पत्ते वगैरह पानी नहीं, तो पानी नहीं है तो फिर रूट क्या करेगा, पानी का ट्रांसपोर्ट रोक देगा। एक ही बार ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब जब पानी प्रेजेंट है तभी क्या हो रहा है, फ्रॉम रूट, इसको मैं रफ करती हूँ, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो पहला केस हमारे पास आता है, दैट इज व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशन, चाहे वो फेवरेबल कंडीशन हो या फिर और अनफेवरेबल कंडीशन। 2 मिनट रुकना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 सेकेंड प्लीज़ जस्ट वेट, आई लेट मी फिनिश माई कॉन्सेप्ट एंड देन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा कुछ लगा सकते हो। देखो जब जाइलम की बात करते हैं, केस किसका है, जाइलम का, जाइलम का जब केस है हमारे पास, तो चाहे वो फेवरेबल कंडीशन हो या फिर अनफेवरेबल कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, जो water and minerals are transported from root to all plant parts, ठीक है। जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है या फिर चाहे अनफेवरेबल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पानी है या फिर बहुत कम पानी बचा हुआ है अभी ज़मीन में, तो रूट्स, ऑब्वियस पानी का ट्रांसपोर्ट है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा, रूट से प्लांट्स के डायरेक्शन में ही होगा, रूट से प्लांट के सारे पार्ट्स के डायरेक्शन, यही उसका डायरेक्शन होगा। मतलब डायरेक्शन कितनी है, वन डायरेक्शनल, देयरफॉर जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, इसलिए जाइलम को हमने क्या बोला, यूनिडायरेक्शनल। तो मैम अभी फ्लोएम का क्या होगा, तो फ्लोएम का डायरेक्शन कैसे है, ऑब्वियस इसका रूट से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सारे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देयरफॉर कितने डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुआ, ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज देयरफॉर हमने उसको क्या लिखा, यूनिडायरेक्शनल। बट वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इज, जब हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, किसके बारे में, सॉरी फ्लोएम के बारे में, जब हम किसकी बात करते हैं, फ्लोएम के बारे में, देन वी आर सेइंग दैट फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल या फिर फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। सो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो ये मेरे पास लीफ है, राइट, एंड ये मेरे प्लांट्स है, इसमें रूट्स है, बढ़िया। अब हमें पता है दैट इज फूड के दो फॉर्म्स होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड होता है, क्या होता है, दो टाइप का खाना होता है, पहला होता है एक्टिव फूड एंड दूसरा होता है पैसिव फूड। एक्टिव फूड का एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज एंड पैसिव फूड का एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च। ग्लूकोज तो ग्लूकोज है, राइट, ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, लीव्स में, प्लांट्स में, प्लांट के पूरे पार्ट में, राइट। अभी पैसिव फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन रूट, बढ़िया है। ये बना कैसे, स्टार्च बना है ग्लूकोज से, ग्लूकोज इज
कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और ये प्रोसेस हो कहाँ पे रही है? रूट्स के अंदर। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक्टिव फूड था किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी तुरंत यूज़ कर सकते हो। पैसिव फूड मतलब एक स्टोर्ड फॉर्म है। स्टोर्ड फॉर्म मतलब क्या? ये स्टोरेज है। जब जैसे कि आप उपवास पकड़ते हो, राइट, व्हेन वी फास्ट, राइट, तो हमारे पास एनर्जी, हम खाना नहीं खाते। हाँ, अभी वो अलग बात है कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, वो अलग बात है, बट एक प्रैक्टिकली जो उपवास पकड़ा जाता है उसमें क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते, राइट, वी डोंट हैव दैट एक्टिव एनर्जी। ग्लूकोज आप नहीं खाना खा रहे हो, तो आपने 24 घंटे तक खाना नहीं खाया। सो क्या होगा आपके बॉडी में? आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होगी, जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी दी जाएगी, है ना। फैट्स वगैरह, ग्लाइकोजन जिसे हम बोलते हैं, उसको कट करके आपको एनर्जी दी जाएगी। सो बेसिकली सेम प्लांट्स में भी एक पैसिव या फिर स्टोर्ड फूड होता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। वो स्टार्च बनता कैसे है? ग्लूकोज, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो ग्लाइकोजन बन जाता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में बेसिकली। इन सेम केस जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च के अंदर, और वो स्टोर किया जाता है कहाँ पर? रूट्स के अंदर। ये दो टाइप के खाने हैं। सो देखो, अब ये जो है प्रेजेंट ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट कहाँ पर है? लीव्स के अंदर। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टार्च, रूट्स के अंदर। ग्लूकोज प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, बिकॉज फोटोसिंथेसिस चल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज बन रहा है ना। CO2 + H2O गिव्स ग्लूकोज, C6H12O6, तो वो ग्लूकोज वहाँ पे बन रहा है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट हियर। तो वो अगर उसको जो अगर कोई काम रहा तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज कर सकता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, वन मोर थिंग, इसको मैं रफ करती हूँ, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, सो इफ़ ग्लूकोज मोर, अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन रूट्स। ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं, अभी इतना यही पढ़ रहे थे हम लोग। ओके, अभी तो ये हो गया, बढ़िया। तो ग्लूकोज को अगर स्टार्च में कन्वर्ट करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? ग्लूकोज लीव से निकल के सारा फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा रूट्स के अंदर, और रूट्स के अंदर ये प्रोसेस होगी, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हमारा ग्लूकोज था, फूड इज, ग्लूकोज यानी फूड इज ट्रांसपोर्टेड transported from leaves to root, ठीक है। अब ये जो कंडीशन थी इसे हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। ये कंडीशन कैसी है? फेवरेबल कंडीशन। ये कंडीशन कैसे हो गई? फेवरेबल कंडीशन की हमारे पास सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा खाना प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको, वो जो ग्लूकोज था उसको ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पर? लीव्स से रूट में, ताकि वो जो ग्लूकोज है उसको हम स्टार्च में कन्वर्ट कर सके। बिकॉज वाई? ग्लूकोज कैसा है? ये एक्टिव है, ये अभी यूज़ किया जा सकता है, बट अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसे एक स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टोरेज फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं? इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्च। अब मानो कल सुबह उठ के, ओके, प्लांट के पास कोई खाना बनने के लिए कुछ है ही नहीं, पानी वगैरह जो कुछ एक ऐसा कंपोनेंट है जब नहीं बन सकता, या फिर अगर हम बात करें किसकी? इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन कब आती है? अनफेवरेबल कंडीशन आती है जब हमारे पास होता है स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग सीज़न जब होता है हमारे पास, मतलब जब सारे प्लांट के पत्ते गिर जाते हैं, नो लीव्स, वी डोंट हैव नो लीव्स। अगर लीव्स नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस। अगर नो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? नो ग्लूकोज। अब हमारे पास कोई ग्लूकोज है ही नहीं, हमारे पास ग्लूकोज ही नहीं है, कोई एक्टिव फूड ही नहीं है। एक्टिव फूड नहीं है मतलब क्या? आपने खाना ही नहीं खाया। तो अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो बट आपको एनर्जी तो चाहिए, वी नीड एनर्जी। तो क्या होगा? ये जो हमारे पास स्टार्च था, ठीक है, तो इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर। ये जो स्टार्च था इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे किस में? ग्लूकोज के अंदर। अभी एक प्रोसेस हुआ था, राइट,
ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था स्टार्च के अंदर, ये प्रोसेस कहाँ पे हुई, रूट्स के अंदर। तो सेम ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम फिर से रिवर्सिबल, ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल होती है। सो देयरफॉर स्टार्च को हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर, बट ये कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। एक बार ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन फिर से इस ग्लूकोज को, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया हमने ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था स्टार्च के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था। बट अभी ग्लूकोज क्या है हमारे पास, बहुत कम है, अनफेवरेबल कंडीशन है। सो ये कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्टार्च होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज, एंड देन दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट एंड सारे पार्ट्स, ठीक है। एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, ग्लूकोज या फिर फूड लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, रूट टू ऑल प्लांट, होल प्लांट। अब लीव्स क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज लीव्स ही तो नहीं है। अगर लीव्स ही होते तो फोटोसिंथेसिस ना कर लेते हम लोग। लीव्स नहीं है, या फिर पानी चाहिए, पानी भी चाहिए होता है, तो जहाँ पे कुछ कुछ लीव्स है बट फिर भी पानी उतना है नहीं, तो फिर क्या करेगा स्टार्च, जो स्टोर्ड फूड है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, बढ़िया है। सो अभी यहाँ पे पहला एक हमने लिखा कि पहले जो फेवरेबल कंडीशन था उसमें क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन में लीव से रूट तक खाना गया, एंड अभी जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्टार्च से कहाँ पे गया, पूरे प्लांट के पार्ट में जो भी खाना था वो गया। सो देयरफॉर कहाँ पे लिखूँ मैं अभी, देयरफॉर फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल, बिकॉज एक बार कहाँ पे खाना जा रहा है, फ्रॉम लीव्स टू रूट, एंड सेकेंड बार कहाँ जा रहा है, रूट टू पूरे प्लांट के पार्ट्स में। ओके, सो देयरफॉर हमारे पास क्या है, फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, वन मोर थिंग, आगे बढ़ते। ये 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लोएम के बारे में पता होने के लिए। ओके, वन मोर पॉइंट, दैट इज जो जाइलम होता है, थर्ड, जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा। बट इसमें एक खास बात यह है कि ये जो तीनों होते हैं दे आर डेड इन नेचर, एंड ये जो होता है वो लिविंग होता है, एंड मैक्सिमम पार्ट जो जाइलम का होता है वो डेड होता है। देयरफॉर जाइलम इज डेड। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट इसकी, देन फ्लोएम इज मेड अप ऑफ sieve tubes, phloem companion cells. Why I'm writing phloem, because आपको याद करने के लिए आसानी हो, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma and phloem fibers. बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें लिविंग है, बट यहाँ पे ये जो है ये डेड होते हैं, फाइबर्स आर डेड एंड दिस 3 आर लिविंग। देयरफॉर हम लिखते हैं फ्लोएम इज लिविंग, बट इसमें कंपोनेंट होता है दैट इज फाइबर, वो डेड होता है, और यहाँ पे सारे लिविंग होता है, बस एक जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, बट मैक्सिमम पार्ट जो है जाइलम में डेड होता है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज डेड, एंड यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है, देयरफॉर फ्लोएम इज कॉल्ड एज लिविंग। ओके, बाकी चीज़ें तो हमने देख ली है दैट फ्लोएम जो है हमें फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जाइलम जो है हमें वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डाउट यहाँ तक। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज रीडिंग इट। इसका कैप कहाँ गया, वेयर इज़ द कैप? ओके, सो यस, एनी डाउट इसमें? ओके, इट्स नाइस गोइंग ऑन।
ओके, सो लेट मी रफ दिस. ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, यूनिडायरेक्शनल एंड मेड अप ऑफ दिस मेनी कंपोनेंट्स. एंड यहाँ पे ये फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड मल्टी डायरेक्शनल एंड मेड अप ऑफ दिस ऑल द कंपोनेंट्स. ये हमारा 9th का पार्ट है. इसके ऊपर भी मैं लेक्चर एक बार ज़रूर बनाऊँगी दैट दिस इज़ मेड अप ऑफ किसका किसका एंड पूरा. सो ये जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा जब आप 9th में होगे ऑब्वियसली, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड विद द टर्म्स जिसे हम बोलते हैं आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस, या फिर जिसे हम बोलते हैं सरफेस एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एपिडर्मिस, या फिर अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स वन मोर लीफ का पार्ट दैट इज अपर एपिडर्मिस. आई होप मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, राइट. एंड लोअर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. ओके, सो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. पहला पॉइंट आता है हमारे पास अपर एपिडर्मिस का. अब एपिडर्मिस शो करने के लिए देखो, ये लीफ है मेरा, है ना, ये लीफ है. सो इसके ऊपर का जो पार्ट आपको विजिबल है, जो विजिबल रीजन है, ऐसे ऐसे होता है ना, राइट. लीफ कैसा होता है, ये लीफ होता है ऐसे, मानो ऐसे. तो ये अपर सरफेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस. एंड उसका नीचे का सरफेस होगा वो लोअर एपिडर्मिस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडर्मिस. एपी मीन्स होता है हमारे पास आउटर एंड डर्मिस होता है कवरिंग. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं अपर एपिडर्मिस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अपर मोस्ट कवरिंग ऑफ, लाइक आउटर मोस्ट अपर कवरिंग, मतलब लीफ ये अपर पार्ट है. सो इसीलिए आउटर कवरिंग ऑफ अपर सरफेस एंड लोअर कवरिंग ऑफ, लाइक आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लोअर सरफेस. सो बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए, ओके, अपर एपिडर्मिस, तो एक टर्म आता है हमारे पास स्टोमाटा, जो हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में पढ़ा था, दैट इज स्टोमाटा, राइट. तो स्टोमाटा कहाँ पे ज़्यादा होंगे, लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, है ना. अपर एपिडर्मिस refers to single cell layer, single not single cell layer, single layer of cell on upper surface, ऐसी लेयर, एक सिंगल लेयर, बट कहाँ पर, अपर सरफेस में. एंड व्हाट इज लोअर एपिडर्मिस, देन refers as single layer of cells on lower epidermis. आई नो दिस पार्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ से जैसे कि जब हम बात कर रहे थे जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम में एक पार्ट आता है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही जब हम बात करते हैं लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस, तो वहाँ पे स्टोमाटा वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट उसके लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए प्रॉपरली कि अपर एपिडर्मिस क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस क्या होता है. देयरफॉर मुझे ये बात बतानी यहाँ पे पड़ रही है. ओके, सो वन मोर पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अपर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, और ये वाला कैसा होगा, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ. थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आता है कंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार पॉइंट कर देना. कंटेन्स फ्यू स्टोमाटा. एंड यहाँ पर थर्ड, कंटेन्स मोर स्टोमाटा. ओके, अभी देखो व्हाट इज स्टोमाटा. पहली बात तो क्या होता है स्टोमाटा, ये मेरा लीफ है, राइट. अब इस लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे
ऐसे किडनी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस लीफ में हमेशा बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे लीफ में जो होते हैं सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। तो ये पोर बनते कैसे हैं, ये 2 गार्ड सेल्स होते हैं, ये क्या है मेरे पास 2 गार्ड सेल्स, जब ऐसे आएंगे राइट एक पोर बनेगा यहाँ पर, ये क्या है गार्ड सेल। ओके, ये जो गार्ड सेल है हमारे पास ये बनाएगा हमारे पास एक पोर, ठीक है। और व्हाट इज़ द इस ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये जो पोर है हमारे पास इस पोर को हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। ये जो पोर बना यहाँ पर इस पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बेसिकली। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, क्या फंक्शन है स्टोमाटा का, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज गैशियस एक्सचेंज। जो हम बात करते हैं CO2 बाहर जाना एंड O2 को अंदर लेना है राइट, वो जो गैसेस एक्सचेंज है वो कौन करता है, इट इज़ डन बाय स्टोमाटा। जो भी वाटर का इवोपोरेशन करना है ना, इवोपोरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम और भी बोलते हैं दैट इज ट्रांसपीरेशन या फिर लॉस ऑफ वाटर। ये सारे फंक्शंस कौन कौन से, गैसेस एक्सचेंज, CO2 एंड ऑक्सीजन का, वाटर इवोपरेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर या फिर ट्रांसपीरेशन, कितने ये हो गए 1 एंड ये दो फंक्शंस किसके हैं हमारे पास है स्टोमाटा के फंक्शंस। सो बेसिकली हम जब बात करते हैं अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा कैसे होता है, कम होते हैं। मतलब हम बात करें कि ये जो अपर सरफेस है राइट, यहाँ पे स्टोमाटा कम होते हैं। अब कम क्यों होते हैं, अब देखो सनलाइट का जो डायरेक्ट कनेक्शन है राइट, डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पर आके गिरती है, डायरेक्ट सनलाइट आकर हमारी गिरती है अपर सरफेस ऑफ लीफ पर राइट। और अगर वहाँ पर स्टोमाटा अगर ज़्यादा रहा, इफ स्टोमाटा आर मोर, अगर स्टोमाटा वहाँ पे ज़्यादा रहे तो क्या होगा, स्टोमाटा अगर वहाँ पे ज़्यादा रहा तो इवोपरेशन जो होगा, इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे अपर सरफेस पे स्टोमाटा ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास पोर्स है, तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है कि पानी, जब पानी से जो भी प्लांट से जो भी पानी जाता है वो कहाँ से जाता है, गार्ड सेल से जाता है, आई मीन स्टोमाटा से जाता है। अगर वहाँ पे स्टोमाटा अगर ज़्यादा रहेगा तो पानी ज़्यादा प्लांट से जाएगा। और हमारे पास क्या इतना पानी है, प्लांट को ऑब्वियसली पानी को कंजर्व करना है। बट अगर वहाँ पे स्टोमाटा अपर सरफेस पे ज़्यादा रहेगा और धूप अगर डायरेक्टली अपर सरफेस पे आके गिरेगी तो पानी का इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। बट देखो ये लीफ है मेरा, सनलाइट आई, पानी इवोपरेट हो गया, बट नीचे के सरफेस में क्या सनलाइट जा रही है, नीचे के सरफेस में क्या कोई सनलाइट है, नहीं है, बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली आके अपर सरफेस पे गिर रही है, नीचे के सरफेस पे नहीं गिर रही है राइट। अगर नीचे के सरफेस पे अगर पानी मतलब सनलाइट नहीं आ रही तो इवोपरेशन कैसा होगा, लेस होगा राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, स्टोमाटा कम है और यहाँ पे क्या है, स्टोमाटा ज़्यादा है। बिकॉज अगर स्टोमाटा ज़्यादा इस पर्टिकुलर पार्ट में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन, मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा रहे तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, पानी का लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा सनलाइट, लीफ तो ऐसा है ना, तो सनलाइट थोड़ी ऐसे घुस के आ रही है, नहीं सनलाइट ऐसी गिर रही है। तो नीचे के पार्ट में अगर स्टोमाटा ज़्यादा है भी तो इवोपरेशन नहीं होगा, बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आती। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाट इज़ द रोल, देखो अब वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, नोट डाउन कर लेना ठीक है पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि स्टोमाटा कम है, वन मोर थिंग, स्टोमाटा में क्या होता है, स्टोमाटा हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल हम सबको पता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास कम स्टोमाटा रहा तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट कम होगा, कम क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल कम होगा, और अगर क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। सो यहाँ पे फिफ्थ में अपर एपिडर्मिस मेक्स लेस फूड ओके। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे स्टोमाटा जो है
स्टोमाटा ज़्यादा है, स्टोमाटा ज़्यादा है तो ऑब्वियस क्लोरोफिल भी ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फूड प्रोड्यूस्ड बाय लोअर एपिडर्मिस इज मोर, ठीक है। तो यहाँ पे खाना कौन ज़्यादा बनाएगा, लोअर एपिडर्मिस ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाना बनाएगी। ओके, नो डाउट ऑन दिस। ओके फाइन। आगे वन मोर पॉइंट आता है हमारे पास कि इवोपोरेशन रेट किसका, और एक पॉइंट आता है दैट इज फिफ्थ पॉइंट, इवोपोरेशन रेट। इवोपोरेशन रेट, अब देखो इवोपोरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, सनलाइट डायरेक्टली कहाँ पर आ रही है, सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे अपर एपिडर्मिस पे आ रही है, देयरफॉर इवोपोरेशन रेट यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पे इवोपोरेशन रेट क्या होगा, लेस इवोपोरेशन रेट। तो ट्रांसपीरेशन यहाँ पे एंड यहाँ पे कैसा होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा। वन मोर पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज 6 पॉइंट, मेनली involved in water conservation, in वाटर कंजर्वेशन। देखो वाटर कंजर्वेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है ये, फ्यू स्टोमा, बिकॉज यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में कम स्टोमाटा है, अगर ज़्यादा स्टोमाटा होता तो ज़्यादा पानी का लॉस होता, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली सनलाइट आ रही है, अगर ज़्यादा स्टोमाटा है तो पानी जल्दी चला जाएगा, इसलिए वो किस में इन्वॉल्व है, वाटर कंजर्वेशन में। एंड 6 पॉइंट मेनली involved in gaseous exchange, ये किस में इन्वॉल्व है, गैसियस एक्सचेंज, बिकॉज डायरेक्टली लाइट तो आ नहीं रही है, ऑब्वियसली जो भी CO2 ऑक्सीजन वो जनरली कहाँ से एलिमिनेट होगा, लोअर एपिडर्मिस से। एक वन मोर पॉइंट आता है दैट इज, देखो आपको हमेशा जो अपर सरफेस होगा वो ज़्यादा शाइनी नजर आएगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला सरफेस। सो आउटर, इसके ऊपर क्या होता है, हैव क्यूटिकल कवरिंग, देयरफॉर इट्स शाइनी, बट यहाँ पे नो क्यूटिकल, यहाँ पे कोई क्यूटिकल नहीं होता, देयरफॉर वो शाइनी वगैरह नहीं होता, ठीक है। सो दिस वे द पॉइंट रिलेटेड टू अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके आगे के कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज, मुझे भी स्टोमाटा, ओके क्लोरोप्लास्ट इज डन, अपर एपिडर्मिस इज डन। Okay, let's start with chloroplast. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है आपके एनसीईआरटी में दैट इज क्लोरोप्लास्ट का। उसके लिए मुझे आपको गार्ड सेल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको समझे कि हो क्या रहा है। ओके so let's move towards the concept of guard cell. गार्ड सेल, देखो जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, आपको वही कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करना है मैंने। गार्ड सेल, आई नो आई हैव अ पैथेटिक ड्राइंग बट ये डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो आप वहाँ से उसको ये कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन समझो, भावनाओं को समझो। सॉरी, एक होता है हमारे पास ओपन स्टोमाटा एंड एक होता है हमारे पास क्लोज स्टोमाटा। अब देखो
इसको स्टिक करना पड़ेगा भाई यार। ओके फाइन, आई विल डू इट। देखो आज के दिन एडजस्ट कर लो। ओके देखो, ये हमारे पास है स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर। ओके, ये मेरे पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल है ये ओपन है, ओके, और ये जो गार्ड सेल है वो क्लोज है। क्लोज है कैसे पता चला? देयर इज, ये जो स्टोमाटल पोर है यहाँ पे कोई स्टोमाटल पोर है ही नहीं, ठीक है भी तो बहुत छोटा सा, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज वगैरह नहीं हो सकते, इसीलिए हमने उसको क्या लिखा, जो हमारा गार्ड सेल है वो कैसा है, एकदम यहाँ पे फ्लैसिड दिखेगा और ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा दिखेगा। अभी तो ये हमारे पास कैसा है, ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये क्लोज स्ट्रक्चर है। लेट मी एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल। पहली बात हम देखते हैं कि ये हमारे पास हो गया गार्ड सेल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग गार्ड सेल का फंक्शन, कि गार्ड सेल क्या फंक्शन करता है, ठीक है। ड्रॉ कर लेना। वन मोर थिंग, फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल। ओके, सो बेसिकली हमारे पास गार्ड सेल में एक पार्ट होता है दैट इज स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटल पोर? तो स्टोमाटल पोर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन हमारे पास आता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो भी एक्सचेंज करना होगा, या फिर वाटर ट्रांसपिरेशन, ओके, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? स्टोमाटा। सेकेंड, स्टोमाटल पोर बोला फिर स्टोमाटा बोलो, सेम ही है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज, जो हम करते हैं ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, राइट। CO2 प्लस H2O गिव्स, जो भी है सारी चीज़ें। सो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या है? वाटर लॉस। व्हाट इज ऑफ वाटर? व्हाई वाटर लॉस? व्हाई ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ट्रांसपिरेशन करना है? देखो, जैसे कि जब हमें गर्मी होती है, क्या होता है जब हमें गर्मी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें गर्मी हुई तो हमें पसीना आता है, पसीना आता है, राइट। सो हमें पसीना आ रहा है मतलब क्या, कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। हमें पसीना कब आता है? हमें गर्मी कब होती है? गर्मी हो रही है मतलब क्या, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट प्लांट्स में तो वैसा कुछ पसीना वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रांसपिरेशन। जब भी प्लांट्स को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है एज़ कम्पेयर टू रेनी सीजन, बिकॉज तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्लांट्स को अपना एंजाइमेटिक टेम्परेचर रेगुलेट करना है ताकि वो सारी प्रोसेस अपनी कर पाए, बिकॉज हर एक प्लांट का अपना खुद का टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है, ओके। सो व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इम्पॉर्टेंट? टू मेंटेन, टू मेंटेन, या फिर हम बोल सकते हैं रेगुलेट, रेगुलेट द प्लांट बॉडी टेम्परेचर, प्लांट बॉडी टेम्परेचर। ये प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या है? ये जो स्टोमाटा है ये है, ओके। वन मोर थिंग जो गिवन है NCERT के अंदर, आई गेस, ओके। अब यस, ये ऑक्सीजन एक्सचेंज यूज करना है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज C6H12O6 कैसे बनेगा? जब आप CO2 दोगे, राइट। जब CO2 दोगे तभी तो ये सारी चीज़ें होगी, ओके। सो ये हमारे पास हो गए ट्रांसपिरेशन। ओके देखो, एक और एक बात आती है, दैट एक स्टेटमेंट गिवन है हमारे NCERT में, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैंने अभी एक बात बताई। अब देखो, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? हम ऑक्सीजन, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है? एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, बट क्या वैसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट्स में प्रेजेंट है? जैसे कि हमारे पास लंग्स है, वेसल्स है, ब्लड है, ये सारी चीज़ें क्या प्लांट्स के पास, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करती है? ऑक्सीजन ही तो लेके जा रही है ना। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेके जा रहा है।
लंग्स क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है। तो हमारे पास एक सेपरेट मैकेनिज्म है। वी हैव ह्यूमंस या फिर एनिमल्स हैव सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसके लिए, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब गैसेज एक्सचेंज के लिए हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है। बट क्या प्लांट्स के पास वैसा कोई सिस्टम है? नहीं है। प्लांट्स के पास कोई लंग्स, कोई वेसल्स, कोई ब्लड नहीं होता, राइट। सो ये जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए हो रहा है, ताकि ये जो एनर्जी बन रही है, जो ग्लूकोज बन रहा है वो बने, ओके। बट अगर मैं बोलूँ कि लीव्स को, सॉरी रूट्स को, या फिर जो प्लांट्स की ब्रांचेस होती है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, सॉरी उनको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उनको जो नीडेड गैसेस है वो कहाँ से मिलती है, तो वो हमारे एनसीईआरटी में बोलती है दैट एवरी पार्ट ऑफ प्लांट takes care of gaseous exchange, okay. So therefore root, stem, leaves exchange gases। मतलब यहाँ पर एक, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी डिपेंडेंट है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, वैसा कोई पार्ट यहाँ पे, मतलब प्लांट्स में वैसा नहीं होता। प्लांट्स में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पूरे प्लांट के गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर किसी की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स केयर ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ देयर ओन। मतलब यहाँ पे रूट अपना गैसेस एक्सचेंज करेगा, स्टेम अपना अलग से गैसेस एक्सचेंज करेगा, और लीव्स अपना अलग से गैसेस एक्सचेंज करेगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि लीव्स के ऊपर हम गैसेस एक्सचेंज के लिए मतलब पूरा प्लांट डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये जो हमने लिखा, जो स्टोमाटा कर रहा है, वो स्टोमाटा किसके लिए कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए कर रहा है। बिकॉज स्टोमाटा में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, हम ऐसे रिएक्शन लिखते हैं ना, CO2 plus H2O gives C6H12O6 in the presence of chlorophyll plus oxygen is released, right। So ये सारे प्रोसेस में ये जो गैसेस एक्सचेंज हुआ, गैसियस एक्सचेंज कि हमने प्लांट को CO2 दिया एंड इसने हमें ऑक्सीजन दिया, तो ये क्यों हुआ, ये हुआ फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हुआ ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। इसका पूरे प्लांट के गैसेस एक्सचेंज से कोई रिलेशन नहीं है। हर एक प्लांट का अपना खुद की जिम्मेदारी होती है, सॉरी हर एक पार्ट का अपना खुद का जिम्मेदारी होती है कि वो अपना खुद का गैसेस रिएक्शन करे, ओके। सो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो वो किसके लिए हो, फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। क्यों करना है लॉस ऑफ वाटर, फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। देयरफॉर ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओके। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज अगर अभी कंटिन्यू करें तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मुझे आज ही बताना था वो पॉइंट, बट दैट्स नॉट पॉसिबल करंटली, और ये भी मुझे बहुत परेशान कर रहे से आगे आ रहा है। सो या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा, बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। सो येस, दिस वॉज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड पूरा क्रॉस सेक्शन वगैरह जो कुछ भी होता है, ओके। आफ्टर दैट वी आर गोना हैव 1 by 1 लेक्चर्स ऑफ दिस, ओके। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन आप ऑन कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चले। एंड येस ऑब्वियस कमेंट में डाउन अगर आपको कोई डाउट्स है, लेक्चर कैसा लगा, इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग यू विश टू टेल मी, लाइक, ओके। सो या, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।